हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने मैक्सिमम पोर्शन जो है वो इस चैप्टर का उसमें कंप्लीट किया है। उस वीडियो में हमने देखा था कि आदिवासी जो है वो किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से उनको मार्जिनलाइज समझा जाता है, किस तरीके से आदिवासियों के लिए एक स्टीरियोटाइप सोच जो है वो मतलब बना दी गई है कॉमन कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो थी वो हमने उसके अंदर पढ़ी थी। आज जो है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड वीडियो जो ये है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एडवाइस कर दूं कि जिन्होंने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले देख ले, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझेंगे आपको ये आगे वाला पोर्शन जो है वो समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट लैंड जो है वो क्लियर करी जा रही है टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए। और फॉरेस्ट को इसलिए भी क्लियर किया जा रहा है ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सके और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जा सके। अब आदिवासी लोग जो कि उन एरियाज़ में कब से रह रहे हैं, कौन से एरियाज़ में रह रहे हैं? ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अबेंडेंट फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो आदिवासी लोग जो हैं वो ऐसी जगहों पे रहते हैं। लेकिन ये जगहें जो हैं जहाँ पे मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो रिच क्वांटिटी में है, वहाँ पे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे माइनिंग का काम करने के लिए या फिर दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने के लिए उन्होंने क्या किया, आदिवासियों से उनकी ज़मीनें जो है वो छीनना शुरू कर दी। पावरफुल फोर्सेस का मतलब यहाँ पे आ गया ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि वहाँ पे इलीगली तरीके से वो ट्राइबल लैंड जो है वो उनसे छीन रहे हैं। मतलब ट्राइबल लोगों से उनकी लैंड जो है वो इलीगली क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं, ताकि वो वहाँ पे माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है वो सेटअप कर सके। अब ज़्यादातर ये बोला गया है, मतलब द टाइम ये बोला गया है कि जो लैंड है वो उनसे फोर्सफुली ले गई है और प्रोसीजर्स को फॉलो भी नहीं किया गया है, वो प्रोसीजर्स जो कि लीगली उनको फॉलो करने चाहिए। किनको? पावरफुल पर्सनस को। ऑफिशियल फिगर्स की अगर आप बात करेंगे या उसके अकॉर्डिंगली 50% जो पर्सनस हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के कारण। वो लोग कौन है? ट्राइबल्स हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि 50% जो ट्राइबल पीपल्स है ना, उनको ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा, बिकॉज जहाँ पे वो रहते थे उस जगह पे माइनिंग करना या फिर माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो थे वो सेटअप किए गए और इसलिए उनको मजबूर किया गया ट्राइबल पीपल्स को कि वो ये जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाके रहना शुरू कर दे। एक और रिसेंट सर्वे किया गया था वो ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग के द्वारा, उसमें ये बोला गया कि 79% जो है वो आदिवासी का, मतलब ये शो कर रहा है कि 79% जो है वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के डिस्ट्रिक्ट से। और वो लोग कौन थे? वो लोग ट्राइबल्स थे। ज़्यादातर जो लैंड का हिस्सा है वो ज़मीनों के अंदर चला गया है, क्योंकि वहाँ से पानी निकाला जा रहा है, डैम्स बनाया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पे, मतलब देश आज़ाद होने के बाद से ही शुरू किया गया। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो ज़मीन है वो मिलिटराइज्ड है। मिलिटराइज्ड का मतलब हो गया कि आर्मी के कंट्रोल के अंडर है। इंडिया के पास 150 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स है। ठीक है, ये नंबर जो है ये यहाँ पे पुराना दिया हुआ है। और 543 से भी ज़्यादा जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अभी ये नंबर भी एक्सीड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि इतने नेशनल पार्क्स हैं जो कि जिन्होंने इतना एरिया जो है वो कवर करके रखा है, और 543 से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिन्होंने इतने इससे भी ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करके रखा हुआ है। ये एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइबल जो है वो कब से रह रहे हैं और इनको अब वहाँ से जाने के लिए बोला गया है या फिर निकाला जा रहा है। लेकिन जब ट्राइबल्स वहाँ से नहीं निकल रहे हैं और जब वो ट्राइबल्स वहीं पे अपनी जगहों पे रह रहे हैं तो उनको इनक्रोचर्स का नाम दे दिया गया। इनक्रोचर्स यानी कि जो ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ पे रह रहे हों। इन शॉर्ट ट्राइबल लोगों से उनकी ज़िंदगी जो थी वो छीनी जा रही थी। अब अपनी लैंड्स को लूज़ करना और फॉरेस्ट के सामान पे उनका, किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका किसी तरीके से हक ना होना, ये बता रहा था कि ट्राइबल्स का जो सोर्स है लाइवलीहुड का, फूड का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ट्राइबल पीपल जो हैं वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट के ऊपर। अब हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स, अब इसकी वजह से जब ट्राइबल पीपल से उनकी ज़मीनें छीन लगी, इससे ये पता चल रहा था कि उनकी जो ट्रेडिशनल होमलैंड्स थे, मतलब उनके जो पूर्वजों के घर थे, वो उनसे छीन गए। बहुत सारे आदिवासी जो थे वो माइग्रेट होके सिटीज़ में चले गए। ठीक है, अपना घर छोड़कर वो शहरों में चले गए ताकि वो वहाँ जाके काम कर सके और वहाँ जाके नौकरी ले सके। नौकरी तो उनको मिल रही थी लेकिन उनको वेजेस वहाँ पे कम मिल रहे थे, और वेजेस कहाँ पे? लोकल इंडस्ट्रीज़ या फिर किसी बिल्डिंग साइट या कंस्ट्रक्शन साइट के पास वो काम कर रहे थे और वहाँ पे उनको कम से कम वेजेस दिए जा रहे थे। आगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? दस दे गेट कॉच
इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रीवेशन, और ये इसी वजह से वो लोग जो थे वो गरीबी के साइकिल में जो थे वो घुसते जा रहे थे। 45% जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो रूरल एरियाज़ के अंदर रह रहे थे, और 35% जो आपके ट्राइबल पीपल्स थे वो अर्बन एरियाज़ के अंदर तो रह रहे थे, लेकिन पॉवर्टी लाइन के बिलो, मतलब गरीबी से भी ज़्यादा बदतर हालत उनकी जो हो रही थी वहाँ पे। दिस लेड्स टू डेप्रीवेशन इन अदर एरियाज़, और इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे एरियाज़ में भी ट्राइबल पीपल्स जो थे वो अपनी ज़िंदगी बहुत बद से बदतर वाली जी रहे थे। ट्राइबल चिल्ड्रंस जो थे वो मॉल नरिश थे। मॉल नरिश का मतलब जिनको अच्छी फॉर्म, मतलब एक एडुकेट फॉर्म ऑफ फूड ना मिल सके, या फिर जिनको न्यूट्रिएंट्स ना मिल सके। तो बहुत सारे ट्राइबल बच्चे जो हैं वो अभी भी मॉल नरिश्ड हैं। उनके अंदर लिटरेसी रेट जो है ट्राइबल्स का वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़। एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने बताई है, आदिवासी जो है वो 10,000 प्लांट की स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8,000 स्पीशीज़ को वो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। 325 जो है वो पेस्टिसाइड्स के लिए, 425 जो है वो गम रेजिस एंड डाइज के लिए, 550 जो है वो फाइबर्स के लिए, और 3500 से अबव जो है वो एडिबल है। ये सारी की सारी जो प्लांट की स्पीशीज़ है ना, इनकी नॉलेज जो है वो आदिवासीज़ के पास है, और जब आदिवासी से उनके फॉरेस्ट लाइन्स के अधिकार ही छीन लिए गए, तो ये सारी की सारी जो नॉलेज है वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आगे क्या बोला जा रहा है कि जब आदिवासीज़ को डिस्प्लेस्ड किया जा रहा था उनके लैंड से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं ख़त्म हो रहा था या कम हो रहा था, बल्कि उनके ट्रेडिशन और कस्टम्स भी ख़त्म हो रहे थे, उनके रहने का तौर तरीका ख़त्म हो रहा था। दे टुक अवर फार्मिंग लैंड, उनकी ज़मीनें उनसे ले ली गई, ठीक है, उनके घर उनसे छीन लिए गए, उनके क्रीमेशन ग्राउंड जहाँ पे उनका क्या किया जाता है, मतलब अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है, वो उनसे छीन लिया गया। उनका टेम्पल, उनके तालाब, उनके कुएं वगैरह सब कुछ उनसे छीन लिया गया। हाउ विल वी सर्वाइव, अब हम लोग कैसे जो है वो ज़िंदा रहेंगे। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है गोविंदा महारान, जो कि खुद डिस्प्लेस किए गए थे एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कारण उड़ीसा में, ठीक है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट यानी कि पेट्रोलियम की रिफाइनरी की जा रही थी, तो वहाँ पे उड़ीसा के अंदर ये गोविंदा महारान जो थे, ये भी एक ट्राइबल ग्रुप से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो इनको भी वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा, यानी कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाना पड़ा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यही बोली जा रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं आदिवासियों से छीना गया, बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी उनसे छीन ली गई थी, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है कि एज यू हैव रेड, आपने पढ़ा होगा कि देयर एग्जिस्टिंग एंड इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ ट्राइबल लाइफ। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक इंटरकनेक्टेडनेस जो था वो बन रहा है ट्राइबल लाइफ के इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस को लेके, ठीक है। पैसा होगा तो उनकी सोसाइटी जो है वो अच्छे से वो जिएंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे, काम पे जाएंगे, नौकरियाँ मिलेंगी। जब पैसा ही नहीं होगा तो वो सारे काम जो है वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट कर रही हैं। अगर डिस्ट्रक्शन उनका एक स्फेयर में हो रहा है तो उसकी वजह से उनके दूसरी चीज़ों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर उनको उनके घरों से निकाला गया है तो और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी इम्पैक्ट करेंगी, उसके ऊपर असर पड़ेगा। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि जब उनको उनके जंगलों से निकाला गया, सिर्फ उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं ख़त्म हुआ, उनको उनके घरों से भी निकलना पड़ा, उनको अपने अंतिम संस्कार जहाँ पे वो करते थे वो ग्राउंड्स भी छोड़ने पड़े, मंदिर छोड़ने पड़े। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो प्रोसेस है डिपोजिशन का एंड डिस्प्लेसमेंट का, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल और वायलेंट हो जाता है जब ट्राइबल पीपल्स को इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। अब आपके पास आगे आता है मिनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। तो मिनॉरिटीज़ वो ग्रुप होते हैं, या आप ऐसे लोगों को बोल सकते हो जिनका नंबर जो है वो पॉपुलेशन में कम होता है। तो यूनिट 1 में आपने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे सेफ गार्ड्स जो है वो प्रोवाइड करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ को एज अ पार्ट ऑफ अवर फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट के आधार पर बहुत सारे लोगों को जो सेफ गार्ड्स है, मतलब सुरक्षा दी जाती है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ के ऊपर। व्हाई डू यू थिंक दिस मिनॉरिटी ग्रुप हैव बीन प्रोवाइडेड दिस सेफ गार्ड्स, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरह के मिनॉरिटी ग्रुप्स को इस तरह के सेफ गार्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो टर्म मिनॉरिटी है ना, उसका मतलब जो है वो कॉमनली मतलब क्या है कि ऐसी कम्युनिटीज़ जिनका नंबर जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से ये लोग जो हैं वो सिर्फ 10 या 15 ही होंगे, तो 10 या 15 लोगों में आने वाले लोगों को ही मिनॉरिटी ग्रुप या मिनॉरिटी कम्युनिटी बोला जाता है। आगे क्या बोला जा रहा है,
ये जो कंसेप्ट है दैट गोज़ वेल बियॉन्ड नंबर्स, ये सिर्फ नंबर से ही आपको पता चल जाएगा कि इन इन लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, जैसे पावर का हो गया, रिसोर्सेज का हो गया, सोशल और कल्चरल डायमेंशंस का हो गया। मतलब लोग कम हैं, अगर इनका नंबर कम है तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि आपने यूनिट 1 में ये भी पढ़ा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है मेजॉरिटी के कल्चर को, इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मतलब एक ऐसे कल्चर को एक्सप्रेस करता है जिसमें मेजॉरिटी, जो सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटी के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। कहने का ये मतलब है, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो 80% हिंदूज़ हैं और 20% दूसरी कम्युनिटी के लोग। अब ये जो 80% हिंदूज़ हैं ना, ये इनके ऊपर क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, इनका दबदबा ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नहीं है कि मेजॉरिटी जो है वो इनको सप्रेस करने की कोशिश करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोला जा रहा है, अगर इस तरह के केसेस होंगे तो साइज कैन बी अ डिसएडवांटेज एंड लेड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटी। अगर इस तरह का केस जो है वो आपको देखने को मिलेगा तो इसका ये मतलब है कि जो मिनॉरिटी ग्रुप के लोग होंगे उनको किसी भी तरह का एडवांटेज जो है वो नहीं मिलेगा, और उनको ऐसा लगने लगेगा कि भाई हम जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं, हमें सोसाइटी से अलग कर दिया गया है, और उनके अंदर मार्जिनलाइजेशन की फीलिंग जो है वो क्या होने शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगी। इसलिए इन लोगों को जो है वो इन मिनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के सेफ गार्ड्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ताकि जो मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो मिनॉरिटी के लोगों को डोमिनेट ना कर सकें। ठीक है, जो ये 80% हिंदूज़ हैं ना, ये दूसरे 20% अदर रिलीजन के कम्युनिटीज़ को सप्रेस ना करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दिया है आपको सिर्फ। दे आल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज एंड दे मे फेस। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मिनॉरिटी ग्रुप है उनको किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन या डिसएडवांटेज को फेस ना करना पड़े। दैट्स वाई उनको इस तरह के जो सेफ गार्ड्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। गिवन सर्टन कंडीशंस, कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर्स रिलेटिवली टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी में फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स, एसेट्स एंड वेलबींग। कहने का यहाँ मतलब क्या है कि वो लोग जो कि क्या है, जिनका नंबर कम है, ठीक है, या जो मतलब मिनॉरिटी ग्रुप में आते हैं, कई बार वो उनको ये लगने लगता है कि वो ऐसा फील करने लगते हैं कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है, उनको किसी तरह के एसेट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, उनके लिए अच्छा नहीं सोचा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है, और जो मेजॉरिटी के लोग हैं सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी के लोगों के लिए ही अच्छा सोचा जा रहा है। ये जो सेंस है इनसिक्योरिटी की, इसकी वजह से बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं या बहुत सारे डाउट्स जो हैं मिनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी के बीच में देखने को आ जाते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी तरह के सेफ गार्ड्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि वो इंडिया के ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इसको प्रोटेक्ट कर सके। ये जो अलग अलग तरह के जो लोग देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, इनके कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, और इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो लोगों को प्रमोट कर सके। यानी कि सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग होंगे, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप का हो चाहे वो मिनॉरिटी ग्रुप का हो, सभी के सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। आगे यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपने चैप्टर 5 में पहले ही पढ़ लिया है कि जुडिशरी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि इन फंडामेंटल राइट्स को कैसे लागू किया जाए और किस तरह से इनको इन्फोर्स किया जाए। हर एक सिटीज़न जो है इंडिया का, वो कोर्ट में जा सकता है अगर उसको ये लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट किया गया है। अब हमें ये समझना है कि मार्जिनलाइजेशन जो है मुस्लिम कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में किस तरीके से लोगों को फेस करने को मिल रहा है। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी की यहाँ बात की जा रही है। तो मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, इससे पहले भी हमने आदिवासीज और मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि आदिवासीज को किस तरह से लग रहा है कि उनको मार्जिनलाइज किया गया है। तो उसी तरह से अब हम देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनको क्यों लगता है कि उनको मार्जिनलाइज किया गया है, या किस तरीके से वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो 2011 में सेंसिस हुआ था, अब 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ। अब 2022 में सेंसिस होगा। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली मुस्लिम्स जो हैं वो 14.2% थे। इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन का 14.2% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स का है। और ये अपने आप को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है वो इंडिया के अंदर मानते हैं, बिकॉज इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज़। बहुत सारी इंडिया के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, और भी बहुत सारी कम्युनिटी आ जाती है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ आ जाती है। तो मुस्लिम्स जो है वो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है वो मानते हैं आज के टाइम पे, बिकॉज
दूसरी कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में, और उनको लगता है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस पे उनको कम बेनिफिट्स जो है वो दिए गए हैं। दैट्स वाई ये अपने आप को क्या है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी मानते हैं। ठीक है, मतलब सोशली और इकोनॉमिकली इनके लिए कोई भी बेनिफिट्स जो है वो नहीं लाई गई, या कोई भी बेनिफिट्स इनको नहीं मिले हैं। दैट्स वाई ये अपने आप को मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है वो मानते हैं। अब आपको 3 डेटा यहाँ पे दिए गए हैं टेबल्स के, 3 टेबल्स नीचे आपको बताए हुए हैं। ठीक है, ये एक टेबल ये है, 2 आगे वाले पेज पे मैं बता दूंगी। ये 3 टेबल्स जो हैं, 3 टेबल्स में जो डेटा है वो ये बताता है कि किस तरीके से अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी की सिचुएशन को इंडिकेट कर रहे हैं कि उन लोगों के पास क्या है, लिटरेसी रेट कितना है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उनके अंदर कितनी प्रोवाइड की जा रही है। जब हम ये टेबल पढ़ेंगे तब हमें इन्हें टेबल से पता चलेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी की सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो किस तरीके का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 4 रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में बताया है। यहाँ पे आपको पक्का हाउस, इलेक्ट्रिसिटी और टैप वाटर के बारे में बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हिंदूज जो हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है वो 65.4% पक्के घरों में रहती है, और 75.2% हिंदुओं के घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जाती है, और 43.7% जो टैप वाटर की सर्विस है वो उनके घर पे मिल रही है। तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि ये जो लिटरेसी रेट है, मतलब सभी यहाँ पे कम्युनिटीज़ के बारे में बताया हुआ है, हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि हिंदू लोग जो हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्रिश्चियंस के अंदर कितने पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मुस्लिम्स की अगर परसेंटेज देखी जाए तो कितने मुस्लिम लोग जो है, पूरी अगर आप पूरी पॉपुलेशन बात करेंगे ना, 13.5 जो है, 135 करोड़ की आबादी है, तो उसमें 3 लोग जो हैं वो क्या है, आईएएस हैं, 4 आईपीएस हैं, 1.8 आईएफएस हैं। ये मतलब परसेंट के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है, इतने इतने परसेंट जो लोग हैं वो क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है वो क्या है, इन सभी कैटेगरीज में, मतलब इतनी फील्ड में क्या है, एम्प्लॉयड हैं। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि दैट मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये जो हमने तीनों के तीनों टेबल्स पढ़े ना, इसमें ये देखने को आपको मिलेगा कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है या मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो तीनों की तीनों कैटेगरी के अंदर या तीनों के तीनों इंडिकेटर्स के अंदर जो है वो लैग कर रही है, पीछे है। और गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी जो थी 2000 में बिठाई। उसको बिठाने के पीछे कारण क्या था कि इस तरह के स्टेप्स उठाए जाए ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को भी आगे लाया जा सके। अब वो जो कमेटी बैठी थी ना, हाई लेवल कमेटी बैठी थी, उसको किसने चेयर किया था, जस्टिस राजेंद्र साचर ने। ठीक है, उन्होंने उसको चेयर किया था, मतलब उस कमेटी को गवर्न किया था, आगे चलाया था। कमेटी एग्जामिन द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। इस कमेटी ने क्या एग्जामिन किया कि मुस्लिम कम्युनिटी की इंडिया के अंदर उनका सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली क्या स्टेटस है। ठीक है, जो भी मैंने आपको इस डेटा में बताया। आगे क्या बोला जा रहा है, जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में ये डिस्कस किया गया कि ये जो कम्युनिटी है इसकी मार्जिनलाइजेशन को पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया गया, और ये सजेस्ट किया गया दैट ऑन अ रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी को मार्जिनलाइज मतलब समझा जा रहा है और वो अपने आप को मार्जिनलाइज समझती है, उसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी भी क्या है, उसी के कंपेरेबली वैसा ही जो है वो मार्जिनलाइज्ड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो एवरेज ईयर है स्कूलिंग का मुस्लिम चिल्ड्रंस का, मतलब जो 7 से 16 साल के जो बच्चे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, वो लोग जो हैं वो कम स्कूल गए हैं, और ये दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के कंपैरेटिवली बहुत कम नंबर है। मतलब अगर आप दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात करेंगे ना, तो 7 से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा स्कूल गए हैं, लेकिन अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे तो 7 से 16 साल के जो बच्चे हैं, उम्र के जो बच्चे हैं, वो बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है कि मुस्लिम जो है वो दूसरी डायमेंशंस में भी क्या है, पीछे रह रही हैं। दूसरी मिनॉरिटीज़ की तरह मुस्लिम कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो है वो कई बार जो है वो आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द मेन स्ट्रीम। मतलब कई बार बहुत कम देखने को मिल रहा है, मुस्लिम कस्टम जो है वो फॉलो किया जा रहा है, प्रैक्टिसेस फॉलो किए जा रहे हैं, सम नॉट ऑल। और कुछ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम जो है वो बुर्का पहनते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, सर के ऊपर ऐसे कुछ वो बांध के रखते हैं, एंड दिस बिकम सब बांध के रखते हैं, दिस बिकम वे टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स। और ये एक तरीका बन चुका है कि लोग जो है वो मुस्लिम्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। मतलब जिसने बुर्का पहना होगा, लंबी लंबी दाढ़ी रखी होगी, सर के ऊपर वो फैसा बांधा होगा, तो दूसरा लोग जो है वो उसको देख के पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इसी वजह से दे टेंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंटली, एंड सम पीपल थिंक दैट दे आर
नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और इसी तरह से लोग जो है वो मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अलग से पहचान लेते हैं उनको, और उनका ये सोच बन चुकी है कि मुस्लिम जो है वो हम सबसे क्या है, अलग हैं। और कई बार यही कारण जो है वो बन जाता है उनको डिस्क्रिमिनेट करने का, मुस्लिम्स को के साथ भेदभाव करने का। डू यू रिमेंबर रीडिंग इन योर क्लास 7 बुक अबाउट हाउ द अंसारीज वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेंट अ हाउस? तो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, सॉरी 6th में पढ़ा होगा कि 7th में पढ़ा होगा कि किस तरह से जो अंसारीज थे वो मतलब उनको बहुत मुश्किल हो रहा था कि एक घर पे किराए पे घर क्या कर सके, खरीद सके। ये जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है कि मुस्लिम्स इन सम इंस्टांसेस हैज लेड टू द माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव लिव्ड, ऑफन लीडिंग टू द ghettoization ऑफ द कम्युनिटी, समटाइम्स दिस प्रेजुडिस लेड टू हेटेड एंड वायलेंस। कि ये जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है मुस्लिम्स का, ऐसे मतलब कुछ इंस्टांसेस में आपको देखने को मिल रहा है जिसमें मुस्लिम जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे गिटोनाइजेशन जो है कम्युनिटी का बन जाता है। और कई बार ये इस तरह का प्रेजुडाइज जो है वो नफरत और हिंसा को जन्म देता है। देखिए गेटोनाइजेशन क्या होता है, ये एक तरह का, अगर आप गेटो की बात करेंगे ना, तो एक लोकेलिटी होती है या एक एरिया होता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो है या कम्युनिटी के लोग जो है वो रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्यों रहना शुरू कर देते हैं? ठीक है, जैसे उनको लगता है कि हमें इस यहाँ मतलब जैसे एक बहुत बड़े मतलब बहुत सारे लोग एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे एक दूसरी जात का, यहाँ के समझ लीजिए यहाँ पे सारे हिंदूज रह रहे हैं, तो यहाँ पे एक मुस्लिम लोग जो है वो जाके सेट हो गए या रहना शुरू कर दिया। तो उनको लगेगा कि ये सारे लोग जो है वो आपस में एक जैसे हैं और आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अकेला जो है, मैं अकेले रह रहा हूँ, मेरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। फिर ये क्या करता है, वहाँ से निकल कर कहीं और घर बना लेता है, फिर वहाँ पे सारे लोग जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के जब हो जाएंगे तो वो एक घिटोजाइजेशन बन जाएगा। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे अलग अलग मतलब एक ही कम्युनिटी के लोग जो है वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ पे मिनॉरिटी ग्रुप या मिनॉरिटी लोग जो है वो आके रहना शुरू कर देते हैं। तो कई बार इस तरह से क्या हो जाता है, वहाँ पे नफरत और वायलेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मुस्लिम और डोमिनेटेड एरिया है, मतलब एक आदमी जो है वो बात कर रहा है कि मैं मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में रहता हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान जो थे वो चल रहे थे, तो रमज़ान के टाइम पे some days back during Ramzan there was some disturbance that started taking a communal outlook। कि मतलब कुछ टाइम पहले रमज़ान चल रहा था, तो उस रमज़ान के चलने में कुछ प्रॉब्लम जो थी वो देखने को मिली, और उस प्रॉब्लम से उसने एक मतलब धर्म के नाम पे शुरू होने वाला दंगा फसाद जो था वो देखने को मिला। मेरा ब्रदर जो था और मैं इफ्तार पार्टी मतलब नेबरहुड में पड़ोस में ही एक इफ्तार पार्टी थी, और उसका भाई और वो जो था वो वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहने हुए थे, जैसे कि शेरवानी सलवार कमीज़ जो था वो पहन रखा था। जब वो घर वापस आए तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि चलो अब हम अपने कपड़े जो है वो चेंज कर लेते हैं, हम जीन्स और टी शर्ट्स पहन लेते हैं। तो उसके भाई ने बोला, मतलब जो वो लड़का जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में रह रहा था, उसने ये बोला कि अब तो सब ठीक है, लेकिन अब मेरे भाई ने ऐसा क्यों बोला कि हम अपने कपड़े जो है वो चेंज कर लेते हैं? क्या उसको मतलब ऑड लग रहा था? were our clothes giving away our identity, and that is that identity linked to all kinds of fear and discrimination? क्या जो हमारे कपड़े हैं वो इतने ऑड हैं और हमें अलग कर रहे हैं दूसरे लोगों से, और क्या यही आइडेंटिटी जो है वो हमें हमारे लिए डर पैदा करती है और हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनती है? इस तरह की सोच जो है वो आदमी सोचने लगा था। तो यहाँ पे यही आ जाता है कि जब ये पहनावा या फिर कलर को देख के, जात को देख के लोग जो है जब वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं, तो दूसरे कम्युनिटी के लोगों को लगता है कि भाई अब हम मार्जिनलाइज्ड हो गए, अब हमें हर चीज़ की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तो इस ये पूरा जो हमने अभी पढ़ा, इस चैप्टर का पूरा सेक्शन जो है हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो केस था वो एक लिंक बना रहा था इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन के बीच में। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो आदिवासियों की सिचुएशन थी, हमने उसके बारे में पढ़ा। क्लास 7 की बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि वुमेन की इंडिया के अंदर जो अनइक्वल स्टेटस जो है उसके बारे में आपने पढ़ा कि वुमेन्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमें इस फैक्ट पे लेके आते हैं, इस पॉइंट पे लेके आते हैं कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो एक कम्प्लेक्स फिनोमिना है, जिसको मतलब ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को अपनाना पड़ेगा, बहुत सारे सेफगार्ड्स जो हैं वो लाने पड़ेंगे, ताकि हम इस तरह की प्रॉब्लम से अपने आप को, इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को रिड्रेस कर सके, बचा सके। All of us have a stake in protecting the rights defined in the constitution। हम सबको क्या करना पड़ेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए अधिकारों को प्रोटेक्ट, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिए हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उन लॉज और पॉलिसीज़ को फ्रेम करना पड़ेगा,
ताकि हम इस तरह की कंडीशन जो है वो सोसाइटी के अंदर ना बनने दें। इनके अलावा हम कभी भी वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी दैट मेक्स अवर कंट्री यूनिक नॉर रियलाइज द स्टेट्स कमिटमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी फॉर ऑल। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो हम कंट्री के अंदर कभी भी जो है वो इक्वालिटी को नहीं ला पाएंगे और ये जो कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है इसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन क्या आ जाता है इस चैप्टर का कि हमने ये कोशिश की समझने की कि एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी क्या होती है। वो हैव ट्राई टू लुक एट दिस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, और हमने किस तरीके से समझा कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी क्या होती है। इसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो थे उसको पढ़ा, उसको देखा। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि डिफरेंट रीजंस, मतलब कम्युनिटीज़ के मार्जिनलाइज्ड होने के पीछे क्या क्या कारण है। हमने मार्जिनलाइजेशन को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया। हमने ये भी देखा कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो किस तरीके से डिसएडवांटेज, प्रेजुडाइज और पावरलेसनेस को लिंक करता है। इंडिया के अंदर बहुत सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि दलित्स, और इसके बारे में आप जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। मार्जिनलाइजेशन जो है वो किस चीज़ में रिजल्ट करता है, एक लो सोशल स्टेटस में, और इक्वल एक्सेस जो है एजुकेशन और अदर रिसोर्सेज के लेवल में नहीं मिलता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि मार्जिनलाइजेशन आपको कब लगेगा कि आप मार्जिनलाइज्ड हो रहे हो या आपको मार्जिनलाइजेशन देखने को मिल रहा है। वो तब होता है जब आपका सोसाइटी के अंदर स्टेटस जो है वो लो होगा और आपको सोसाइटी के अंदर एजुकेशनल फील्ड में और दूसरे रिसोर्सेज के फील्ड में इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा होगा। जो लाइफ्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल की वो बदल सकती हैं और वो बदली भी जा सकती हैं। कोई भी जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, मतलब आज के टाइम पे अगर कोई मार्जिनलाइज्ड है तो आने वाले टाइम पे वो मार्जिनलाइज्ड नहीं रहेगा। अगर आप पीछे की 2 एग्जांपल्स देखें मार्जिनलाइजेशन की, जिसको हमने डिस्कस किया था, हमने ये देखा था कि लॉन्ग टाइम हिस्ट्री में वो किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, अपना जो डेवलपमेंट था वो किस तरीके से लेके आए। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो थी वो अपने कल्चर, सिर्फ और सिर्फ अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहती है, अपने कल्चर को मेंटेन करना चाहती है, और वो भी सारे के सारे राइट्स, डेवलपमेंट और अदर अपॉर्चुनिटीज़ को एसेस करना चाहती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो डिफरेंट ग्रुप्स जो मार्जिनलाइज्ड हो रहे थे इनको किस तरीके से बचाया गया या कन्फ्रंट किया गया, वो हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझे पूछ सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।